सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज। महामानव। मनुष्य अपने अधिक विकसित दिमाग के कारण ही पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ जीव है, लेकिन यह विकास अभी रुका नहीं है। समय के साथ साथ मनुष्य का दिमाग और भी विकसित होता जा रहा है और इसी विकास की अंतिम सीढ़ी है महामानव, जो अपनी मानसिक शक्तियों से मौसम को बदल सकता है, तारों को हिला सकता है और किसी के भी दिमाग को अपने कब्जे में ले सकता है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग मेरे वश में है लड़के, और बिना मेरी इजाजत के तुम पलके तक नहीं झपका सकते हो। ओह, ये सच कह रहा है। मेरा पूरा बदन जड़ हो गया है। आज मेरा दिमाग मेरा ही कहना नहीं मान रहा है। संसार का सबसे वीरान इलाका अगर कोई है तो वह है उत्तरी ध्रुव का बर्फीला इलाका। लेकिन अब यहाँ के अनछुई बर्फ पर भी मानव के पैरों की छाप पड़ने लगी है और इन पैरों में भारतीय पैर भी शामिल है। हमारे नए स्टेशन के लिए ये स्थान कैसा रहेगा नारायणन? बहुत अच्छा। ये स्थान थोड़ी ऊंचाई पर भी है कैप्टन सिंह। इससे हमको दूर दूर तक सर्वेक्षण करने में काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन यह देखिए कैप्टन, ये तो ग्रेफाइट है, यानी ज्वालामुखी का जमा हुआ लावा। हाँ सर, मेरा ख्याल है कि इस समय हम एक मृत ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं। तुम ठीक कह रहे हो राघव, लेकिन यह ज्वालामुखी अब मर चुका है। दोबारा इसके फट पड़ने की संभावना शून्य है। हम अपना स्टेशन यहीं पर बनाएंगे। और शीघ्र ही एसिटिलीन टॉर्चों की तेज गर्मी बर्फ को तेजी से पिघलाने लगी। बर्फ की कठोर सतह पर लोहे के गर्डर गाड़ने के लिए गड्ढे बनने लगे और तभी पूरी जमीन हिल उठी। ये क्या? भूकंप तो नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाली मुसीबत भूकंप जितनी मामूली नहीं थी। इस मुसीबत का एक सिर था और साथ में पूरा शरीर भी। हे भगवान, अब तू ही रक्षा करना। लेकिन कैप्टन सिंह, ये तो एक मांसाहारी डायनासोर है, टायरेनोसोरस रेक्स। लेकिन ये यहाँ। राघव, तुरंत संदेश भारत भेजो। इसके आगे कैप्टन सिंह को बोलने का मौका नहीं मिला और ना ही नारायणन को। हेलो इंडिया, हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन। हमने यहाँ पर एक डायनासोर। टायरेनोसोरस रेक्स को अपनी सदियों पुरानी भूख शांत करनी थी और राघव के पास अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। भूख शांत हो जाने के बाद भयानक डायनासोर एक तरफ बढ़ा और दो पैरों के पास पहुंचकर पालतू कुत्ते की तरह शांत हो गया। और वहां से हजारों किलोमीटर दूर राजनगर के कमांडो हेडक्वार्टर में। कैप्टन, हमारे ट्रांसमीटर पर कोई अजीब सा संदेश आ रहा है। क्या? सुनो, हमारा ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर संदेश दोबारा सुना रहा है। हेलो इंडिया, हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन। हमने यहाँ पर एक डायनासोर। डायनासोर? और आज के युग में इसका क्या मतलब हो सकता है? ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है करीम। नॉर्थ पोल मिशन के हेडक्वार्टर पहुंचकर सब 1 मिनट में समझ आ जाएगा। और वैसे भी उन तक यह मैसेज तुरंत पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और लगभग आधे घंटे के बाद हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन। हेलो इंडिया, हेडक्वार्टर नॉर्थ पोल मिशन। हमने यहाँ पर एक डायनासोर। बस, हमारे ट्रांसमीटर ने इतना ही संदेश ग्रहण किया है सर। ये संदेश तो हमारे ट्रांसमीटर पर भी आया है और ये हमारे नॉर्थ पोल मिशन के रेडियो मैन राघव की आवाज़ है। लेकिन इस संदेश का क्या मतलब हो सकता है? डायनासोर और इस युग में? ये तो असंभव है। बात तो सही है सर। जहां तक मैं जानता हूं, डायनासोर आज से 150 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। हाँ, और वे सारे के सारे अचानक ही खत्म हो गए। क्यों और कैसे, ये कोई नहीं जानता। इस संदेश से यह भी साफ है कि हमारा पूरा अभियान दल किसी भयानक विपत्ति में घिरा हुआ है। उनको तुरंत मदद पहुंचानी बहुत ज़रूरी है और किसी भी सहायता दल को तैयार करने में वक्त लगेगा। सर, अगर आप इजाज़त दे तो मैं तुमसे यही कहना चाहता था ध्रुव, पर यह जानते हुए भी
कि वहां पर जान का खतरा हो सकता है। तुम जाने को तैयार हो? सर, मैं सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाना पसंद करता हूं जहां पर जान का खतरा हो। और किसी जगह पर मेरा क्या काम? मैं जानता हूं ध्रुव कि अगर कोई ये काम कर सकता है तो वह तुम हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए तुरंत एक रिलीफ प्लेन का इंतजाम करता हूं। और शीघ्र ही ध्रुव अपने फर्ज को निभाने के लिए पृथ्वी के उत्तरी छोर की तरफ बढ़ चला, जहां पर दूर दूर तक बर्फ के ठंडे सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। डायरेक्टर साहब के अनुसार तो अभियान दल को यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, ये रहे उनके उपकरण। मुझे भी प्लेन को यहीं उतारना चाहिए। लेकिन ध्रुव को प्लेन उतारने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से रिलीफ प्लेन को डायनासोर के बढ़ते जबड़े से बचाया, लेकिन डायनासोर की पूंछ पर उसका ध्यान नहीं था। हवाई जहाज के पीछे एक जबरदस्त टक्कर लगी। हवाई जहाज कुछ क्षणों के लिए ध्रुव के नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन शीघ्र ही प्लेन पर उसने काबू पा लिया। इस पर तो पिस्तौल की गोलियों का भी कोई असर नहीं होगा। मैं इस दुर्लभ जीव को ख़त्म तो नहीं करना चाहता, लेकिन बिना इसको ख़त्म किए मैं अभियान दल की तलाश करने के लिए उतर भी तो नहीं सकता। ध्रुव ने रिलीफ प्लेन का रुख सीधे डायनासोर की तरफ मोड़ दिया। रिलीफ प्लेन तेज़ी से डायनासोर की तरफ बढ़ा और उसी क्षण ध्रुव प्लेन से बाहर कूद पड़ा, लेकिन न जाने कैसे डायनासोर तक पहुंचने से पहले ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ध्रुव के सामने साक्षात मौत खड़ी थी और उससे बचने का शायद कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से अपने होशो हवास कायम रखे। अब मुझको सिर्फ लोहे का ये रस्सा ही बचा सकता है, जिसका प्रयोग शायद यहाँ पर स्टेशन बनाने में किया जाने वाला था, लेकिन अब यह मेरी जान बचाने में काम आएगा। ध्रुव की शक्तिशाली बाहों ने लोहे के रस्से को डायनासोर की गर्दन तक उछाल दिया और फिर रस्से के दूसरे छोर को पकड़कर ध्रुव का बदन हवा में उछला। उसका सर्कस में सधा हुआ बदन फिरकी की तरह हवा में घूमने लगा और भयानक डायनासोर टायरेनोसॉरस की गर्दन एक मजबूत शिकंजे में कसने लगी। उसका दम घुटने लगा। आखिरकार उसके कांपते पैरों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और डायनासोर का विशाल शरीर एक कटे हुए वृक्ष की तरह बर्फ पर आ गिरा। लगता है ये बेहोश हो गया। मेरी योजना सफल रही। इससे पहले कि ये बदसूरत होश में आए, मुझे इसको बांध देना चाहिए। और तभी शाबाश मानव, आज तुमने मुझे वह दृश्य दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये क्या? ऐसा लगता है मानो कोई मेरे दिमाग के अंदर बोल रहा हो। तुमको ठीक महसूस हो रहा है मानव। तुम इसको टेलीपैथी या मानसिक संपर्क कहते हो। अपने पीछे मुड़कर देखो। ध्रुव मुड़ा और वह आश्चर्य से जड़ हो गया। तुम कौन हो? आप बोलो मानव। अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो, खास तौर से उसकी जो तुमसे लगभग 200 करोड़ साल बड़ा हो। 200 करोड़ साल? आश्चर्य मत करो, मैं मनुष्य का भविष्य हूँ। मनुष्य आज से करोड़ों साल बाद मुझ जैसा ही दिखेगा। लेकिन तुम मेरा मतलब आप यहाँ कैसे आए? यानी आप समझे ना? हाँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर हमेशा से था। आए तो तुम मानव हो। वैसे मेरे जन्म की बात बहुत पुरानी है, अब तो ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही हुई थी। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, यानी कि सारी जमीन एक ही स्थान पर थी। सूर्य उस वक्त आज की तुलना में दुगनी तेजी से चमकता था। पृथ्वी पर वायुमंडल भी बहुत पतला था। इसी कारण सूर्य की जीवनदायी किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह पहुंचती थी। सूर्य के इन रहस्यमय जीवनदायी किरणों के कारण पृथ्वी पर जीवन बहुत तेजी से शुरू हुआ। मैंने अपना जीवन एक अकेली कोशिका से शुरू किया था, जो ना जाने कैसे उत्तरी ध्रुव तक पहुंच गई थी। सूर्य की किरणों से हर दिन मुझ में इतना परिवर्तन हो जाता था जितना आज शायद 1 लाख वर्षों में भी ना होता।
ना जाने कितने चरणों से गुजरकर मैं आखिरकार मानव रूप में पहुंचा। लेकिन मेरा विकास यहीं समाप्त नहीं हुआ। मेरा मस्तिष्क विकसित होता ही चला गया और आखिरकार मुझ में इतनी मानसिक शक्तियां विकसित हो गई कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे एक सितारे को भी मानसिक तरंगों से नष्ट कर सकता था। लेकिन चूंकि मेरा विकास बर्फीले प्रदेश में हो रहा था, इसलिए मुझसे जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। गर्मी मेरे दिमाग पर बेहोशी का असर कर देती है, इसलिए मुझे पृथ्वी के गर्म प्रदेश में विकसित हो रहे प्राणियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल जब मेरा विकास ध्रुव प्रदेश में हो रहा था, उस वक्त सूर्य की किरणें गर्म प्रदेशों में भीमकाय जानवर पैदा कर रही थी। वे जानवर जिनको तुम डायनासोर कहते हो। और जब तक मुझे इस बात का ज्ञान होता, ये जीव पूरी पृथ्वी पर छा चुके थे। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके जैसे कीड़े पृथ्वी पर पनपे, क्योंकि पृथ्वी मेरा घर थी और अपनी जैसी प्रजाति को विकसित करने के लिए मुझे पूरी पृथ्वी की जरूरत थी। इसलिए मैंने डायनासोरों को खत्म करने की ठानी। ये काम मेरे लिए मामूली सा था। चूंकि सारे डायनासोर गर्म प्रदेश के प्राणी थे, इसलिए उनसे ठंड सहन नहीं होती थी। यह सोचकर मैंने अपनी मानसिक तरंगों की मदद से पूरी पृथ्वी को बर्फ से ढकने की योजना बनाई। मैंने अपनी मानसिक तरंगों को केंद्रित किया और पूरी पृथ्वी धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगी। डायनासोर बिलबिलाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे जहां भी जाते उनको बर्फ ही बर्फ मिलती। वे सब कीड़ों की तरह एक एक करके मरने लगे और आखिरकार पृथ्वी साफ हो गई। मैं जानता हूँ इस युग को हम लोग हिम युग यानी आइस एज कहते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? तभी एक दिन मुझको बर्फ में दबा एक गोला दिखाई पड़ा। मुझ में यह जानने की उत्सुकता हुई कि यह क्या है। मैंने उसे उठा लिया और यही मुझसे गलती हो गई। वो गोला वास्तव में एक टायरेनोसॉरस का अंडा था, जो ना जाने कैसे जिंदा बच गया था और भटकते भटकते उत्तरी ध्रुव तक आ पहुंचा था। वह मुझको अंडा उठाते देख मुझ पर तेजी से लपका और इससे पहले कि मैं अपनी मानसिक शक्तियों को केंद्रित कर पाता, मुझे एक जोरदार टक्कर लगी। मेरा सिर चक्कर खाने लगा, इसलिए मैं मानसिक तरंगों के हमलों के लिए फोकस नहीं कर पाया और अपने बचाव में भागा और घबराहट में एक बड़े से गड्ढे में आ गिरा। बदकिस्मती से वह गड्ढा एक ज्वालामुखी का मुहाना था। मुझ पर सिर की चोट और तीव्र गर्मी के कारण बेहोशी छाने लगी, लेकिन बेहोश होते होते भी मैंने अपने आप को मानसिक तरंगों के गोले में ढक लिया। इस पूरी घटना के दौरान वह अंडा मेरे हाथ में ही था और फिर मैं करोड़ों साल के लिए सो गया। इस दौरान यह अंडा भी फूट गया और डायनासोर अपनी ही नींद में बढ़ता ही चला गया। मेरी नींद करोड़ों साल बाद तब टूटी जब 3 मानवों ने ज्वालामुखी के मुहाने पर जमी बर्फ में गड्ढा किया और उनको डायनासोर ने खा लिया। हे भगवान, और तुमने उन लोगों को बचाने की कोशिश तक नहीं की? क्या जब कोई छिपकली कीड़ों को खा रही होती है तब तुम उन्हें बचाने की कोशिश करते हो? यानी तुम्हारी नजर में हम मानव कीड़े हैं? याद रखो कि तुम भी मानव ही थे। तुम मानव भी तो कभी बंदर थे, लेकिन फिर भी तुम लोग बंदरों को मारने में कोई बुराई नहीं समझते। अच्छा, रहने दो। बस ये बताओ कि तुम्हारा जैसा तीव्र विकास सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर ही क्यों हुआ? पृथ्वी के अन्य भागों में ये विकास धीरे क्यों हुआ? क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर पूरे 6 महीने तक दिन रहता है मूर्ख, और उस वक्त सूर्य की लगातार 6 महीने तक पड़ने वाली किरणें विकास की गति को लाख गुना बढ़ा देती थी। इसलिए मेरा विकास इतनी तेजी से हुआ। लेकिन मेरी बेहोशी के दौरान पृथ्वी पर पेड़ पौधे तेजी से बढ़ने लगे। तरह तरह की गैसें वायुमंडल में शामिल होने लगी। वायुमंडल घना होने लगा और अब तो यह हालत हो गई है कि सूर्य की उन जीवनदायी किरणों का 99% भाग तो वायुमंडल के पार आ ही नहीं पाता है। इसलिए आज मनुष्य का विकास बहुत धीरे हो रहा है। पर अब मैं आ गया हूँ, तो मानवों को चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी मानसिक शक्तियों से वायुमंडल को फिर से इतना हल्का कर दूंगा कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें फिर से पूरी तरह से आ सकें।
ताकि विकास की गति फिर से तेज हो सके। लेकिन इससे तो हम मनुष्य दम घुटकर मर जाएंगे। मर जाने दो। जो भी प्रगति की राह में रोड़े अटकाएगा उसे मरना ही पड़ेगा। पर एक बात बताओ, मैंने अब तक जो कुछ देखा है उससे तो यही पता लगता है कि मनुष्य ज्यादा ठंड नहीं सह सकते हैं, लेकिन तुम इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़ों के कैसे खड़े हो? यह मेरी बहन श्वेता के द्वारा बनाए गए एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का कमाल है। लेकिन ये बात तो तुम मेरे दिमाग में पढ़ सकते थे। नहीं, मैं सिर्फ वही विचार पढ़ सकता हूँ जो तुम सोचते हो। चूंकि इस वक्त तुम यह बात सोच नहीं रहे थे, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन बस अब बातें बहुत हो गई। मेरी मानसिक तरंगों ने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान लिया है। अब मैं तुमको वहां भेजता हूँ जहां से पूरी पृथ्वी को मेरे जागने की सूचना मिल जाएगी। लेकिन कैसे? मेरा हवाई जहाज तो नष्ट हो गया है। मैं तुमको उन मानसिक तरंगों द्वारा ही भेजूंगा जिनसे मैंने तुम्हारा यान नष्ट किया था। और अगले ही पल ध्रुव को अपने जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने अपने आप को समुद्र के ऊपर उड़ता पाया। हैं? अरे ध्यान से सुनो मानव, मैं तुमको सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। तुमको इन 2 दिनों में मुझे ये बताना है कि पृथ्वीवासी क्या चाहते हैं, मुझसे सहयोग या अपनी मौत। इसी वक्त इटली के एक विशाल मैदान में विश्व कप फुटबॉल का फाइनल मैच खेला जा रहा था, जिसको स्टेडियम में उपस्थित लाखों दर्शकों के अलावा लगभग पूरा विश्व टेलीविजन पर देख रहा था। और तब कई अरब आंखों ने वह दृश्य देखा जिसके सामने फुटबॉल का रोमांच फीका पड़ गया। तभी एक आवाज गूंजी, विश्व भर के मेरे भाई और बहनों, मैं भारत देश का एक वासी कमांडो ध्रुव हूं। मुझे आप सबको वह सूचना देने के लिए भेजा गया है जिस पर हमारी प्यारी पृथ्वी का जीना या मरना निर्भर करता है। और ध्रुव की पूरी बात सुनते ही पूरी दुनिया हरकत में आ गई। उस लड़के की बात सही है सर। हमारे सैटेलाइटों से ली गई फोटो उसकी बात की पुष्टि करती है। डायनासोर को देखने के बाद तो और किसी छानबीन की जरूरत ही नहीं है सर। कुछ ही घंटों के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लगभग सभी देशों के शासनाध्यक्ष उपस्थित थे। माननीय राष्ट्राध्यक्षों, आज पृथ्वी एक बहुत बड़े खतरे का सामना करने जा रही है। हमको एक साथ मिलकर या तो इसका सामना करना पड़ेगा या एक साथ खत्म हो जाना पड़ेगा। ये क्या बचकानी बात है? इस वक्त हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनसे हम आराम से इस महामानव को खत्म कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं सर, अगर हमारे हथियार उस तक पहुंचे तो। वह महामानव अद्भुत मानसिक शक्तियों का स्वामी है। वह किसी भी हथियार को अपने तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर सकता है। और अगर वह चाहे तो पूरी पृथ्वी को भी एक ही बार में नष्ट कर सकता है। इस समय हमको ताकत से नहीं बल्कि अकल से काम लेना होगा और मिलकर वह रास्ता खोजना होगा जिससे हम महामानव को रोक सकें। ठीक इसी वक्त इसी पृथ्वी के एक ऐसे देश में जो दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा था। अगर हम इस महामानव को अपने कब्जे में ले लें तो इसकी मानसिक शक्तियों के द्वारा हम पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकते हैं। आप हमेशा की तरह सही कह रहे हैं महामहिम। इससे आपकी पूरी दुनिया पर राज करने की इच्छा पूरी हो सकती है, परंतु कैसे? हमारे दास महान वैज्ञानिक वान द्वारा हमारे सैटेलाइट में फिट की गई उस ब्रेन वॉश किरण के जरिए जो किसी भी मस्तिष्क को शून्य कर सकती है। उस महामानव के पास बहुत विकसित मस्तिष्क अवश्य है, परंतु फिर भी है तो वह मस्तिष्क ही। तुम जाओ और जाकर वान को तुरंत मेरे पास भेजो और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार रहो। हा 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 हा। और कुछ ही घंटे बाद उत्तरी ध्रुव पर स्थित एक मृत ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े महामानव को खतरे का आभास हुआ। मेरा मस्तिष्क खतरे की तरंगे ग्रहण कर रहा है, पर क्यों? क्या मुझ पर कोई हमला होने वाला है? और तभी क्षितिज पर एक लड़ाकू सुपरसोनिक जेट विमान उभरा। ओह, तो ये पृथ्वीवासी कीड़े मुझे खत्म करना चाहते हैं। अब तो इनको सबक देना ही पड़ेगा। और हमला शुरू हो गया।
लेकिन यह घातक हमला महामानव के लिए एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं था और वह ज्यादा देर खेलने के मूड में भी नहीं था। उसके मस्तिष्क से एक घातक मानसिक तरंग निकली और ठीक उसी वक्त जल्दी वान, इस समय महामानव का पूरा ध्यान हमारे रोबोट चलित लड़ाकू जेटयान पर है। कहीं पर एक बटन तेजी से दबा और अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कर रही एक सैटेलाइट का पैनल खुल गया। उसमें से एक नीली रोशनी की किरण तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ चली। महामानव की मानसिक तरंग और सैटेलाइट से निकली नीली ब्रेन वॉश किरण लगभग एक ही साथ अपने अपने निशाने पर पहुंची और महामानव का दिमाग एकाएक शून्य हो गया। ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर बर्फ की ठंडी सतह पर उतरा और 2 मिनट बाद जब हेलीकॉप्टर दक्षिण की तरफ उड़ा तो महामानव का शरीर उसमें मौजूद था। और दूसरी तरफ, लेकिन हमको कोई भी कारगर योजना बनाने के लिए वक्त चाहिए। अगर हमारी योजना फेल हो गई तो हमको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो मुझको महामानव से संपर्क स्थापित करके और समय मांगना होगा। तभी अचानक, सर, महामानव का अपहरण हो गया है। क्या? कैसे? हमारे सैटेलाइटों ने पूरी घटना की रील खींच ली है सर, ये देखिए। पूरी रील देख चुकने के बाद इन जहाजों पर ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे ये पता चल सके कि यह किस देश के हैं। अब हम इंतजार के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। महामानव का जिसने भी अपहरण किया है सर, उसने बहुत बड़ी गलती की है। महामानव को बांध कर रख पाना असंभव है। लेकिन इस अपहरण को देखकर मुझको वह आइडिया आ रहा है जिससे इस महामानव को रोका जा सकता है। और कहीं दूर महामानव एक खतरनाक हथियार बनने जा रहा था। ये होश में तो नहीं आ जाएगा वॉन? नहीं महामहिम, हमने इसको ब्रेन वॉश किरणों की जो मात्रा दी है उससे तो एक पूरे शहर को जिंदगी भर के लिए ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और फिर ये स्पेशल हार्मोन्स इसके दिमाग में प्रविष्ट होने के बाद इसका अपने दिमाग पर कोई वश नहीं रहेगा। इसके बाद यह महामानव सिर्फ आपका ही आदेश मानेगा महामहिम। सच? तो जल्दी लगाओ, देर क्यों कर रहे हो? लेकिन वान को महामानव की मानसिक शक्तियों का कतई अंदाजा नहीं था, क्योंकि महामानव का मस्तिष्क जाग रहा था और उसको पूरी स्थिति समझने में क्षण भर भी नहीं लगा। ओह, तो इन मानवों ने मुझे किसी प्रकार अचेत करके बंदी बना लिया है। और फिर कमरे में तूफान फट पड़ा। वॉन का इंजेक्शन वाला हाथ कंधे से उखड़कर दूर जा गिरा। अब तानाशाह की बारी थी। मानसिक तरंगों के एक हल्के से वार से ही महामहिम तानाशाह का शरीर आग की लपटों में गिर गया। महामानव को बांधने वाले स्टील के मजबूत पट्टे कच्चे धागों की तरह टूट गए। महामानव कमरे से बाहर निकला। अब तक उसका क्रोध भड़क चुका था और अब उसको रोकना असंभव था। इमारत से बाहर निकलकर क्रुद्ध महामानव ने अपना पहला निशाना इमारत को ही बनाया और इससे पहले कि इमारत का मलबा पूरी तरह से गिर पाता, महामानव ने ऊपर की ओर देखा और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा उपग्रह अपने ब्रेन वॉश यंत्र के सहित चूर चूर हो गया। परंतु महामानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। इन मानव कीड़ों को ऐसा सबक देना चाहिए जिससे ये मुझ पर दोबारा हमला करने का साहस न कर सकें। महामानव के हाथ हवा में उठे और देखते ही देखते आसमान का रंग काला हो गया। उसमें से एक भयंकर बवंडर नीचे धरती पर उतरा और निर्दोष नागरिकों पर कहर बनकर टूट पड़ा। इमारतें ताश के पत्तों के घरों की तरह ध्वस्त होने लगी। ट्रक जैसे भारी वाहन भी कागज के हवाई जहाजों की तरह हवा में उड़ने लगे। समुद्र से उड़ती 100-100 फुट की ऊंची लहरों ने तटवर्ती इलाकों में तांडव मचा दिया। ओह, एकदम से गर्मी हो गई है। मेरा मस्तिष्क धीरे धीरे सुन्न हो रहा है। मुझको ठंडक चाहिए, ठंडक, ठंडक। हा 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 हा। और एकाएक आसमान की रंगत सफेद हो गई। धुंध की परतों के अंदर से बर्फ के गोले गिरने शुरू हो गए। बवंडर से बेघर हुए नागरिक, खून जमा देने वाली
बेसमय ठंड से नीले पड़ने लगे। संयुक्त राष्ट्र में यह खबर पहुंचते देर न लगी। आइए सर, हमने महामानव का पता लगा लिया है। सच? लेकिन उसने चारों तरफ तबाही फैला दी है सर। हमारी वीडियो स्क्रीन पर धूल और धुएं के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और फिर कम्युनिकेशन रूम में? ओह, वही हुआ जिसका मुझे डर था। महामानव को इस अपहरण ने इतना क्रोधित कर दिया है कि अब उसको विनाश के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा। हमारे पास वक्त नहीं है सर। इस मुसीबत को अब भी अगर ना रोका गया तो फिर कोई जिंदा नहीं बचेगा। मुझे तुरंत जाना होगा। महामानव के अपहरण से आइडिया लेकर तुमने जो प्लान बनाया है ध्रुव, वह है तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या सर? लेकिन इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब हमारे पास कोई और फुल प्रूफ योजना बनाने का वक्त नहीं है। और फिर जहां अरबों जानें दांव पर लगी हो, वहां पर मेरी एक जान की क्या कीमत है? और 5 मिनट बाद ध्रुव ने अपनी योजना पर अमल शुरू कर दिया। महामानव, ये विनाश रोक दो। मैं पृथ्वी वासियों का संदेश लेकर तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और वहां से हजारों किलोमीटर दूर विनाश फैला रहा महामानव एकाएक ठिठक गया। तुम मुझे तुरंत वहीं उत्तरी ध्रुव पर स्थित मृत ज्वालामुखी के मुहाने पर मिलो। ठीक है मानव, मैं तुमको स्वयं ही बुला रहा हूँ, परंतु ध्यान रखना, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो पूरी मानव जाति पछताएगी। और अगले ही पल एक रोशनी के घेरे ने ध्रुव को हवा में उठा लिया। बेस्ट ऑफ लक ध्रुव, हम लोग यहाँ पर एकदम तैयार हैं। ध्रुव का शरीर तेजी से उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ने लगा। अगर मैं अपने दिमाग को एकदम शून्य रखूं तो महामानव मेरे विचार नहीं पढ़ पाएगा, वरना अगर उसने मेरे विचार पढ़कर हमारी योजना जान ली तो वह सतर्क हो जाएगा और हमारी योजना बेकार हो जाएगी। कहो मानव, पृथ्वीवासी क्या चाहते हैं? मुझसे सहयोग करके अपना विकास या क्रुद्ध करके अपना विनाश? लेकिन और यहीं ध्रुव से चूक हो गई। लेकिन मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एकदम विचार शून्य है। पर क्यों? यानी तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो? ध्रुव समझ गया कि गड़बड़ होने वाली है। वह आगे लपका, लेकिन महामानव सतर्क था। अगले ही क्षण ध्रुव का पूरा बदन जड़ हो गया। हा। इस वक्त तुम्हारा दिमाग और शरीर मेरे कब्जे में है बच्चे। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे मस्तिष्क को नष्ट करके तुमको एक पल में नष्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मानवों को अपनी योजना के कारण अपनी आंखों से मरते देखो। और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि तुमने मुझे मारने के लिए क्या योजना बनाई है। और दूसरी तरफ सारा काम ध्रुव की योजना के अनुसार हो रहा था। समय हो गया है जनरल, मिसाइलें छोड़ो। एक बटन दबा और अलग अलग सैनिक अड्डों से 4 न्यूक्लियर मिसाइलें उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ने लगी। महामानव को तुरंत ही इस आने वाले खतरे का आभास हो गया। हा। तो तुम्हारी योजना मुझे मिसाइलों से खत्म करने की थी, क्यों? अब तुम मेरी योजना देखो। महामानव के सोचने भर की देर थी और मिसाइलों को कंट्रोल कर रहे जनरल का दिमाग शून्य हो गया। हालांकि ये कोई नहीं जान पाया। हा। एक काम पूरा हुआ, अब मिसाइलों की बारी है। उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ती मिसाइलों से मानसिक तरंगों के 4 वार टकराए और मिसाइलों के रुख 4 अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। अब ये मिसाइलें मानवों की बस्ती में वह तबाही मचाएंगी जिसे तुम सब हमेशा याद रखोगे। लेकिन महामानव को ध्रुव की जबरदस्त इच्छा शक्ति का आभास नहीं था, क्योंकि ध्रुव के दिमाग का एक भाग अभी भी ध्रुव के अपने वश में था। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। महामानव इस वक्त अपनी मानसिक शक्ति के एक भाग को मिसाइलों को मोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसकी पकड़ मुझ पर कुछ ढीली है। लेकिन मुझे अपने शरीर को इंच भर भी हिलाने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और मेरा दिमाग मुझे अपनी उंगलियां तक हिलाने नहीं दे रहा है। और कहीं दूर पर एक मिसाइल प्रशांत महासागर में स्थित एक निर्जन द्वीप पर गिरी। उस द्वीप का नामो निशान तक मिट गया।
बाकी बची 3 घातक मिसाइलें भी धरती के अन्य भागों की तरफ बढ़ रही थी। तबाही और मौत सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी। दूसरी तरफ अपनी इच्छा शक्ति को एकत्रित कर रहे ध्रुव के चेहरे से पसीने के नाले बह रहे थे और आखिरकार उसकी मुट्ठी खुल गई और टेनिस के गेंद जितना बड़ा एक काला गोला सदियों से सोए ठंडे ज्वालामुखी के अंदर तेजी से गिरने लगा। काला गोला जो वास्तव में एक मिनी परमाणु बम था और कुछ ही क्षण बाद ज्वालामुखी के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ। गरम लावे को दबाने वाली भारी पत्थरों की मोटी परत के टुकड़े टुकड़े हो गए और दहकता लावा तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। ज्वालामुखी के आसपास का तापमान बढ़ने लगा और महामानव को वातावरण गर्म होता महसूस हुआ है? जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, महामानव का दिमाग बेहोशी में डूबने लगा। ये क्या? ज्वालामुखी तो फूटने वाला है। मुझे अपनी मानसिक तरंगों द्वारा इसे फटने से रोकना चाहिए। लेकिन फिर मिसाइलों पर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा। ओह, मैं क्या करूं? मुझ पर इसके पकड़ ढीली हो रही है। यही वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ध्रुव ने अपनी इच्छा शक्ति को एक बार फिर इकट्ठा करना शुरू किया और वह मानसिक कैद से आजाद हो गया। अब वक्त बहुत कम था। ध्रुव का हाथ तेजी से घूमा और महामानव के पैर जमीन से उखड़ गए। उसका शरीर एक बार फिर दहकते ज्वालामुखी के गर्भ में गिरने लगा। करोड़ों वर्ष पुराना दृश्य दोहराया जा रहा था। महामानव के दिमाग पर छाई बेहोशी और गहरी होने लगी, परंतु इससे पहले कि उसका पूरा मस्तिष्क बेहोशी की गिरफ्त में कैद हो पाता, उसने अपने शरीर को मानसिक सुरक्षा कवच पहना दिया और उसी क्षण ज्वालामुखी फट गया। एक जोर का धमाका हुआ। पृथ्वी के गर्भ से हजारों टन पत्थर और राख आकाश को छूने के लिए लपके और महामानव का बेहोश मगर सुरक्षित शरीर हजारों टन भारी पत्थरों के नीचे दब गया। और ऊपर ध्रुव ने मानव जाति को तो बचा लिया था, परंतु उसका स्वयं बच पाना मुश्किल था। कहीं और मिसाइलें अब अपने निशाने से कुछ ही क्षण दूर थी कि तभी मिसाइलों के कंट्रोल पैनल पर बैठे जनरल का दिमाग महामानव की मानसिक कैद से आजाद हो गया। अरे जनरल, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारी 3 मिसाइलें लंदन, मॉस्को और दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। सॉरी सर, मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं था। मैं तुरंत मिसाइलों को अंतरिक्ष की तरफ मोड़ देता हूं। महानगरों की गगनचुंबी इमारतों को लगभग छूती हुई घातक मिसाइलें अंतरिक्ष की तरफ मुड़ गई और अंतरिक्ष में पल भर के लिए 3 सूर्य चमके। अब पृथ्वी सुरक्षित थी, लेकिन ध्रुव नहीं। उत्तरी ध्रुव पर दहकता लावा बर्फ को भाप में बदलता हुआ ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था। बर्फ की मोटी सतह पतली होती जा रही थी और आखिरकार ध्रुव के पैरों के नीचे की बर्फ की सतह ने जवाब दे दिया। ओह, मुझे इसी बात का डर था। इतने ठंडे पानी में तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र भी मेरे शरीर को गर्म नहीं रख पाएगा। मेरे हाथ पैर तो अभी से सुन्न हो रहे हैं। खून का दौरा भी रुकता सा महसूस हो रहा है। अब मैं यहाँ से बाहर भी तो नहीं निकल सकता, क्योंकि गर्म लावा चारों तरफ से मेरी ओर ही आ रहा है। अब थोड़ी देर में मेरे दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी। लगता है आज मेरा अंत आ ही गया। लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ ही देती है। कर्नल, वो रहा ध्रुव, वह ठंडे पानी में गिरा हुआ है। ओ माय गॉड, तुरंत रस्सी को नीचे लटकाओ। अपनी आधी चेतना में ध्रुव को महसूस हुआ कि 2 हाथ उसको सर्द पानी से बाहर निकाल रहे हैं और 5 मिनट बाद गर्म कंबल में लिपटा ध्रुव गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं ध्रुव, लेकिन तुम जैसा जांबाज कभी नहीं देखा। मैं तुमको सैल्यूट करता हूँ। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। मुझे पूरा यकीन है, अगर मेरी जगह आप होते तो आपने भी यही किया होता। और फिर बधाई हो ध्रुव, तुम्हारा प्लान 100% कामयाब रहा। 100% तो नहीं सर, लेकिन मेरा प्लान था कि महामानव का दिमाग मिसाइलों में उलझा रहेगा
और इस बीच मैं अपना काम कर लूँगा। लेकिन महामानव चूंकि सतर्क था, इसलिए वह मेरा प्लान काफ़ी हद तक समझ गया था, पर पूरा प्लान नहीं, क्योंकि सौभाग्यवश वह अंत तक यही समझता रहा कि हम उसको मिसाइलों से ही ख़त्म करना चाहते हैं, और यहीं वह मात खा गया। वैसे उस डायनासोर के क्या हाल हैं? हमें दुख है कि हम उसे बचा नहीं सके, लेकिन उस डायनासोर के लिए अमेरिकी सरकार ने एक नया म्यूजियम बनाने का फैसला किया है, जिसका नाम होगा ध्रुव म्यूजियम, एक ऐसे हीरो के नाम पर जिसने महामानव को खत्म करके पूरी मानव जाति को नष्ट होने से बचाया है। यहाँ पर आप शायद गलत कह रहे हैं सर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि महामानव अभी भी जिंदा है।